हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जो इंडेक्स्ड क्वेश्चंस थे आपकी एनसीईआरटी बुक में, उन क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया था सॉल्व। तो अब बारी आती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो हम करेंगे सॉल्व बिल्कुल आज ही के इस लेक्चर में। और बस यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ओके, चलो आ जाओ, कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आइए, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। अब देखो, ये बात तो सभी को पता है कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में एक बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होती हैं हमारी दोनों ही किडनीज। भाई, हर इंसान के पास 2 किडनीज होती हैं कि नहीं होती हैं? तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास हमारी बॉडी में एक बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होती है हमारी दोनों किडनीज। अब सवाल क्या बना है? सवाल ये बना है कि वो सिस्टम जिसका एक मेजर कंपोनेंट है हमारी दोनों किडनीज, वो सिस्टम एग्जैक्टली करता क्या है, कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करता है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। सवाल ये है बेटा कि वो खूबसूरत सा सिस्टम जिसका एक मेजर कंपोनेंट होती हैं हमारी दोनों किडनीज, वो सिस्टम एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए, न्यूट्रिशन करता है क्या? ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन करता है क्या? ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन करता है क्या? या लास्ट ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो? तो भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन। वाई? क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं बेटा कि हमारी बॉडी में होता है एक बढ़िया सा एक्सक्रेटरी सिस्टम, और उसी सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट होती हैं हमारी दोनों किडनीज। और वो सिस्टम करता क्या है बेटा? उस सिस्टम में एक्सक्रीशन की प्रोसेस ही तो होती है कि नहीं? भाई होता क्या है कि ये जो अपना लिवर है ना, लिवर ये ना मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बना देता है। अब ये जो बेटा कचरा होता है ना, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो लिवर बोलता है कि ओ माय गॉड, मैंने बना तो दिया है ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, पर ये तो बहुत ही टॉक्सिक है, मैं इसको अपने पास क्यों रखूँ, मैं तो इस कचरे को बाहर निकाल दूंगा। तो लिवर क्या करता है बेटा? उस मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को डाल देता है कहाँ? ब्लड में। अब ब्लड जो है टेंशन में आ जाता है कि ओ माय गॉड, लिवर ने क्या करा, मेरे अंदर जो है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि बेटा मैंने आपको ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और अभी भी मैंने आपको बताया कि जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो टॉक्सिक होता है बेटा, और इतना टॉक्सिक है वो इतना टॉक्सिक है कि वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ना लिवर के लिए अच्छा है, ना हमारे बॉडी के सेल्स के लिए अच्छा है, ना ब्लड के लिए अच्छा है, ना किडनीज के लिए अच्छा है। वो इन शॉर्ट, वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना बेटा, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं। मतलब उसको बॉडी के बाहर निकालना ही पड़ेगा, और कोई उसका सल्यूशन नहीं है। तो ब्लड जो है टेंशन में जाता है कि ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। तो जो हमारी दोनों किडनीज होती है ना, किडनीज बोलती हैं कि अरे मुन्ना ब्लड, तुम चिंता मत करो, हमारे पास बेहतरीन तरह के सेल्स हैं। कौन से? नेफ्रॉन्स, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन्स को बोलते हैं ना बेटा। तो हमारी दोनों किडनीज बोलती हैं कि अरे ब्लड, मुन्ना तुम चिंता मत करो, हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करेंगे? तुम्हारे अंदर का पूरा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना, वो तुमसे बाहर निकाल देंगे, तो तुम एकदम साफ हो जाओगे, एकदम गोरे चिट्टे बन जाओगे। तो ब्लड बोलता है पक्का, तो किडनीज बोलती हैं और नहीं तो क्या। तो होता क्या है, अल्टीमेटली पूरी बॉडी का जो ब्लड है ना बेटा,
वो पहुंच जाता है किडनीज के लेवल पर, और किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो मिल करके पूरे ब्लड को साफ कर देते हैं, मतलब कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। ब्लड में से जितना भी मतलब ब्लड में जितना भी मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो ब्लड अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि साफ़ हो गया, है ना भाई। अगर किसी चीज़ में से आप कचरा हटा दोगे तो वो चीज़ साफ़ हो जाएगी ना। तो ब्लड में जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, तो ब्लड साफ़ हो जाता है। लेकिन वो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड से बाहर निकला है वो जाता कहाँ है बेटा? तो वो किडनीज में ही आ जाता है। अब तुमको मैंने क्या समझा है कि वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किडनीज बोलती हैं कि अरे यार ये तो मतलब नुकसान वाली बात हो गई कि हमने क्या करा, हमने महान बन करके ब्लड में से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को हटा तो दिया है, लेकिन अब ये जो वेस्ट है ये तो बिल्कुल हमारे जो ना गोद में आकर के बढ़ गया है, अब क्या करें? तो तुमको मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको अपन अंदर नहीं रख सकते हैं। उसका सोल्यूशन ये कि उसको बॉडी से बाहर निकालो। तो फिर किडनीज डिसाइड करती हैं, है ना, कि अब भाई ब्लड को तो हमने जो है ना उसकी हेल्प कर दी, उसको फिल्टर कर दिया, लेकिन अब इस मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकना पड़ेगा। इसलिए किडनीज क्या करती हैं बेटा? यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। व्हाट इज यूरिन? क्या होती है यूरिन? कुछ नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट और पानी का मिक्सचर। तो किडनीज बोलती हैं कि भैया अब जो है इसको कचरे को बाहर निकालना है, तो वो क्या करेंगी, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को पानी के साथ में मिक्स कर देंगी, मिक्सचर बन जाएगा, और उसी मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? यूरिन बोलते हैं। मतलब अल्टीमेटली ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनीज का अगला मिशन क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना, है ना। और यही दोनों मेन फंक्शंस मैंने आपको किडनीज के समझाए हैं, एक तो ब्लड का फिल्ट्रेशन, दूसरा यूरिन फॉर्मेशन। तो एक बार किडनीज ने क्या करा बेटा? यूरिन बना ली, फिर वो यूरिन कहाँ जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में। किसके थ्रू? यूरेटर्स के थ्रू। और ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और जब अपना ब्लैडर पूरा भर जाता है यूरिन से तो एक अर्ज फील होता है हमको उस यूरिन को रिलीज करने के लिए। तो बस वही होता है, प्रेशर जब बढ़ जाता है, मतलब जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो हम एक अर्ज फील करते हैं, एक प्रेशर फील करते हैं, और उस चक्कर पे क्या होता है कि हम जाते हैं वॉशरूम और यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ब्लैडर से वो यूरिन कहाँ जाती है? यूरेथ्रा में, और फिर ओपनिंग के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस। कहाँ होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और उसी सिस्टम का कंपोनेंट होती है हमारी दोनों किडनीज। ठीक है, चलो तो एक सवाल से देखो हमने कितना कुछ जो है ना बेटा रिवाइज कर लिया। तो सवालों को सॉल्व करने का मकसद यही होता है ना। या आप ये बोलो कि सवालों को सॉल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि हम जो है एक क्वेश्चन से पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आ जाता है कि भाई ये जो टॉपिक है ना इससे सवाल किस तरह के बनते हैं। ठीक है, तो फ़ायदा देखो तुम लोग अपना। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या है बेटा? एक तरह का प्लांट टिश्यू है ना। तुम लोग 9th पास करके आए होंगे। 9th में तुम लोग क्या पढ़ते हो? टिश्यूज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो भाई? 9th बायोलॉजी में 2nd चैप्टर है टिश्यूज का, जहाँ पर तुम एनिमल टिश्यूज के साथ साथ प्लांट टिश्यूज भी पढ़ते हो। तो दो तरह के तुम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ते हो, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज, है ना। परमानेंट टिश्यूज, इनके भी दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में वही आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन जब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो यहाँ पर भी आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो बेटा ये दोनों हैं क्या? ये लिखा क्यों है? ताकि तुम्हारे दिमाग में मैं फिक्स कर दूं कि जाइलम एंड फ्लोएम होते क्या है। वो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, सवाल किसके ऊपर अभी आया है? जाइलम के ऊपर आया है कि भाई चलो ठीक है, मान लिया। आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, हमने मान लिया कि जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, ठीक है। अरे पर वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सवाल तो ये है। तो बेटा जाइलम टिश्यू जो होता है
ये भी 4 तरह के सेल्स से मिलके बनता है, याद है ना? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स को छोड़ करके बेटा बाकी के जो 3 तरह के सेल्स होते हैं ना, वो डेड सेल्स होते हैं। मतलब ट्रैकीड्स भी मरे हुए होते हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स होते हैं और जाइलम फाइबर्स भी डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं ये दोनों मिल करके, मतलब ये समझ लो कि जैसे कि ट्रैकीड्स हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, जो वेसल्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे और लंबे लंबे क्या करेंगे, ऐसे चैनल बना लेंगे। मतलब कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स मिल करके क्या करते हैं बेटा, जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बना लेते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। तो रूट्स में भी आपको जाइलम कंडक्टिंग चैनल मिलेंगे, स्टेम में भी मिलेगा, ठीक है, ब्रांचेस में भी मिलेंगे, लीव्स में भी मिलेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक ये बात खुद बोलती है कि एक प्लांट में, उसकी बॉडी में, रूट्स में, स्टेम के और ब्रांचेस के और लीव्स के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये नहीं कि तुम बोलो कि मैम देखो यहाँ पर क्या है, रूट्स का जाइलम कंडक्टिंग चैनल है और देखो लीव्स का कहाँ है, यहाँ है, स्टेम का देखो कहाँ है, यहाँ। ऐसा नहीं होता बेटा, है तो क्या पूरी की पूरी एक प्लांट बॉडी ना। तो इसीलिए एंटायर प्लांट बॉडी के जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया कि जाइलम टिश्यू के जो एलिमेंट्स हैं, कौन से वाले, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, इनने मिल करके क्या किया, प्लांट बॉडी में जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बना दिए हैं। बट इनमें होता क्या है इन चैनल्स में? तो बेटा ये जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली प्लांट बॉडी में आप समझ लो कि पानी की पाइपलाइंस होती हैं। जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है, पानी की पाइपलाइंस होती हैं, उनमें पानी बहता है। ठीक वैसे ही जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं प्लांट बॉडी में, उनके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। भाई रूट्स का काम है, क्या काम है, मिट्टी से पानी और मिनरल आयंस को अब्जॉर्ब कर लेना। अब रूट्स ने अपना काम तो कर लिया, रूट्स के लेवल पर आ गया है पानी, लेकिन अब वो पानी ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? सपोज ऊपर एक पत्ती है, वो बोल रही है कि अरे मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो बेटा इतने ऊपर तक पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? तो पाइपलाइंस चाहिए ना। तो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स जो होते हैं बेटा प्लांट बॉडी में, दे आर लाइक पानी की पाइपलाइंस, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, पानी और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द प्लांट बॉडी फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, या लास्ट ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर जो है बेटा ऑप्शन ए ही होना चाहिए, कुछ और तो आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, उसमें क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए होता है क्या? क्लोरोफिल चाहिए होता है क्या? सनलाइट चाहिए होती है क्या? ऑप्शन डी बोलता है कि भाई हमको तो सब कुछ चाहिए होता है। तो मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ चाहिए होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि बेटा ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है, खुद ही सिंथेसाइज करता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? जब अपन इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो एक सवाल आया था ना कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में जो है डिफरेंसेस बताइए। तब भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मुझे खाना बनाना है बेटा, सो फॉर दैट पर्पस मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए है। कि मान लो तुमने मुझसे बोला कि मैम रोटी बना दो, रोटी मुझसे नहीं बनती, कुछ और बना दो। जैसे तुमने मुझसे बोला कि मैम चलो पोहा बना दो, ठीक है पोहा बना दो। तो पोहा बनाने के लिए बेटा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ना, मुझे कच्चा पोहा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे स्पाइसेस चाहिए, मुझे नमक चाहिए, ये वो सब चीज़ें मुझे चाहिए, तब जा करके मैं पोहा बना पाऊंगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या होता है बेटा इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक आप बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ या आप बोल सकते हो कि फूड को सिंथेसाइज करने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जैसे कि पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी भी तो चाहिए ना भाई। अगर तुमने सारा सामान मुझे ला करके दे दिया पोहे के लिए, बट अगर तुमने मुझे कोई एनर्जी नहीं दी,
ना तुमने मुझे गैस का चूल्हा ला करके दिया है, ना तुमने मुझे एलपीजी सिलेंडर ला के दिया है, ना तुमने मुझे इंडक्शन ला के दिया है, मतलब तुमने मुझे कुछ ला के दिया ही नहीं, मुझे तुमने किसी भी तरह की एनर्जी ला करके नहीं दी, तो मैं कैसे जो है ना पोहा पकाऊंगी, कच्चा थोड़ी ना खिला दूंगी बना करके। तो एनर्जी चाहिए है, तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए भी क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए है, लाइट एनर्जी चाहिए। तो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, सनलाइट से मिलने वाली है ना, तो ये भी चाहिए है। उसके अलावा क्लोरोफिल, देखो सनलाइट तो क्या है, वो तो आएगी ही आएगी, तुम कितनी भी कोशिश करो। तुम कभी सोच सकते हो कि अरे यार बहुत दिन से जो है ना, मतलब जैसे कि बारिश के टाइम पर होता है ना कि, या वो छोड़ो, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो कि अरे यार ये क्या गर्मियों का मौसम है, बिल्कुल ही ना बेकार सा, धूप आ रही है, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक काम करते हैं कुछ दिनों के लिए जो है ना सनलाइट को अर्थ तक पहुंचाना बंद कर देते हैं। ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो सनलाइट तो आएगी ही आएगी, है ना, उसकी जो लाइट एनर्जी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उस लाइट एनर्जी को बेटा ट्रैप भी तो करना ज़रूरी है ना, कि जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, उन्हीं में होती है फोटोसिंथेसिस, है ना। तो अगर मीजोफिल सेल्स को हम बोलें कि ए सुनो, सनलाइट आ रही है दिन के, मतलब जैसी सुबह होगी ना सनलाइट आनी शुरू हो जाएगी, तो तुम लोग जो है ना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देना। तो अगर मीजोफिल सेल्स बोलें कि यार हम नहीं कर सकते शुरू, क्यों नहीं कर सकते शुरू, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। जैसे कि भाई सनलाइट ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों पे पड़ती है, हमारे ऊपर भी तो धूप पड़ती है, हमारे भी तो स्किन के ऊपर सनलाइट आती है। स्किन किसकी बनी है, सेल्स की बनी है ना। तो हम अपने स्किन सेल्स को बोलें कि ए सुनो, तुम लोग जो ना फोटोसिंथेसिस शुरू कर देना, तो स्किन सेल बेटा कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्यों, हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास सनलाइट तो आ रही है, तो उसकी लाइट एनर्जी को करो ट्रैप और शुरू करो फोटोसिंथेसिस। तो हमारे स्किन की सेल्स क्या बोलेंगे कि अरे भैया माफ़ करो, हमारे पास जो है ना क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो बोलेंगे कि भाई अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो ये जो सनलाइट की जो लाइट एनर्जी आ रही है इसको ट्रैप कौन करेगा, कौन करेगा ट्रैप, कोई नहीं कर पाएगा, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए तो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, तो वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी फिर आगे जाकर के पानी को तोड़ेगी, फिर हाइड्रोजन का जाकर के एडिशन हो जाएगा अपने कार्बन डाइऑक्साइड में, तब जाके क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो बेटा बेसिकली क्लोरोफिल भी चाहिए है, तो ये सब कुछ चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, देखो ऐसा है कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अब खाया है भाई, जैसे कि तुमने रोटी खाई है, तुमने चावल खाया है, तो रोटी चावल इन सब में क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जाएंगे तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, क्या होगा, डाइजेशन होगा, अल्टीमेटली कार्ब्स को तोड़ दिया जाएगा उनके सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बना है बेटा, ये तुम्हारी छोटी आंत से निकल करके कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, मतलब कि अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर ब्लड से ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिफरेंट हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँच जाएगा। अब बॉडी सेल्स के पास देखो ग्लूकोज आ तो गया है, बॉडी सेल्स के पास अपने ग्लूकोज आ तो गया है। अच्छा, उसके साथ साथ ना सिर्फ हमने बेटा खाना खाया, हमने सांस भी तो ली है ना, मतलब कि सराउंडिंग एयर हमारे लंग्स के अंदर गई है, ठीक है, और उस एयर में जो ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन कहाँ आ गई है, वो भी बॉडी सेल्स के पास आ गई। तो कुल मिलाकर के जो बॉडी सेल्स है ना, वो एकदम सुपर रिच हो जाते हैं। क्यों, उनके पास ग्लूकोज भी आ गया न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से उनके पास ऑक्सीजन भी आ गई है। तो अब होता क्या है, बैठे बैठे काम करें, करना है कुछ काम, है ना, अंताक्षरी शुरू कर देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि बॉडी सेल्स में जाकर के ये ग्लूकोज और ये जो ऑक्सीजन है, ये बैठ करके पोशंपा भी पोशंपा खेलेंगे क्या, अंताक्षरी खेलेंगे क्या, नहीं। पोशंपा भी पोशंपा खेलने के लिए जो है ना बेटा, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। बॉडी सेल्स के पास जैसे ही, जैसे कि सपोज ये क्या है, तुम्हारा बॉडी सेल है, ये तुम्हारा बॉडी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आसपास क्या है, ये आसपास अरे साइटोप्लाज्म है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आ गया वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज। तो जैसे ही ये सेल के साइटोप्लाज्म में आया कौन, ग्लूकोज, इसको उठा करके तोड़ दिया जाता है। आया नहीं कि इसको तोड़ दिया उठा करके, तो टूटने के बाद बना क्या, टूटने के बाद बन गया पायरुवेट। ये
ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं और पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 3 एटम्स होते हैं। तो हिसाब बन गया ना कि अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो उसके जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं बेटा वो टूट जाते हैं, 3-3 एटम्स, मतलब जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 2 ग्रुप में और हर एक ग्रुप में फिर कार्बन के 3-3 एटम्स आ जाते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किसके, पायरुवेट के, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट बना है बेटा ये क्या होगा, ये पहुंचेगा एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल में, एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल में पहुंचेगा और उस सेल ऑर्गेनल को अपन प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुवेट पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तो और अब तुम ये भी सुनो, ये जो ऑक्सीजन है ये बोलेगी कि मैं पागल हूँ क्या, मैं भी तो आई हूँ ना, ये ऑक्सीजन भी तो आई ना सेल के अंदर, तो ये बोलेगी कि मैं भी तो आई हूँ, मैं क्या पागल हूँ क्या, मैं ऐसी बैठी रहूंगी क्या, नहीं मैं तो कुछ करूंगी, क्या करूंगी। ये भी बेटा पहुंच जाती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो आ ही चुके हैं और ऑक्सीजन भी आ गई। अब ऑक्सीजन बहुत गुस्से में है, वो बोलेगी कि मुझे जो ना इतनी देर से तुम लोगों ने बाहर बिठाया हुआ है ये मेरी बेइज्जती हो गई है, तो अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको तोड़ दूंगी। तो जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है उसको मिल जाते हैं क्या, पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करती है गुस्से में उठा करके दोनों को तोड़ देती है। तो जब पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बेटा टूटते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली बना क्या, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और कुछ अच्छा भी बनेगा कि नहीं बनेगा जिंदगी में, अरे ढेर सारी एनर्जी भी बन जाती है। मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशन और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ऐਵੇਂ ही नहीं होगी कि हाँ बस सेल में जो है ना ग्लूकोज आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, अब वो लोग क्या करेंगे पोषण पा खेलेंगे, नहीं। ये पूरा नाटक हुआ है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। क्यों, क्योंकि बेटा हम तो जानवर है ना, हमें तो हर काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बॉडी में एनर्जी बनने भी तो चाहिए ना। तो बॉडी में एनर्जी कहाँ बनेगी भाई, बॉडी तो पूरी बॉडी बनी हुई है सेल्स की, काम कौन करता है बॉडी में, सेल्स ही करते हैं। तो सेल्स के अंदर ही क्या होगा, एनर्जी बनेगी। कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से बेटा एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। सवाल क्या था, पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये एग्जैक्टली कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, या न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए भाई, मेरा हो या तुम्हारा हो, तुम्हारे हिसाब से भी सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब तुम्हारे पास आएंगे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। फैट्स हमारी बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, और नहीं, अच्छा हाँ, फैट्स हमारी बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट होते हैं और कैसे डाइजेस्ट होते हैं, तो हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ होते हैं वो अपन बता देते हैं। तो फैट्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के भी कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जगह पता चल गई, अब बताओ कैसे होते हैं डाइजेस्ट। तो इसके लिए बहुत ही देखो आसान सी बात है। सबसे पहले ये जो अपना लिवर है, ठीक है, आप बोलोगे कि मैम आपने अभी अभी लिखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फैट्स का होगा डाइजेशन, और अब आप पहुंच गए हो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में, ये क्या बात हुई। तो बेटा बात को समझो, जो अपने खाने में जो फैट्स होते हैं ना, वो एक्चुअली बेटा फैट्स के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे खाने में जो अपन फैट्स खाते हैं ना बेटा, वो फैट्स के बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम है, वो भी जो ना चक्कर खा करके गिर जाता है कि ये भगवान, इतने बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स, इतने बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स, इनको जाकर के जो है ना मैं कैसे डाइजेस्ट करूँ, कैसे जो है ना इन बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म करूँ। याद करो जब अपन इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो एक सवाल था कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम होता है।
कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमारे फूड के सारे ही कंपोनेंट्स का, मेजर कंपोनेंट्स का जो है ना डाइजेशन करेंगे। तो सवाल यही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते क्या है। तो हमारे खाने में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी का डाइजेशन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो मेजर फूड कंपोनेंट्स है ना, ये एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो इनको इनके सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ना या ब्रेक करना ही डाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि अपन ने खाने में खाया है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही मतलब पॉलीसेकेराइड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो उसको सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ठीक है, कि सपोज अमाइलेज एंजाइम आ गया, वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उसको माल्टोज में, जो कि एक डाइसेकेराइड है। फिर माल्टोज को भी और तोड़ने के लिए कौन आएगा, माल्टेज एंजाइम आएगा, जो उसको और फर्दर तोड़ेगा और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो तुम इस बात को समझो, अपन पढ़ भी चुके हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो मेजर फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनके सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में जा करके तोड़ देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अपन खाना खाते हैं ना बेटा, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि ऐसे हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उनको उनके सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जा करके वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है कि हाँ, फैट्स का भी क्या करना है भाई, हमें डाइजेस्ट करना है उसको हमारी बॉडी में, लेकिन जो फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है कौन, लाइपेज एंजाइम, बेटा वो भी चक्कर खा के गिर जाता है कि हे भगवान, इस इंसान ने जो फैट्स खाए हैं, इस इंसान के खाने में जो फैट्स थे उनके तो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, मैं इनको कैसे जो है ना तोड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, ज़रूरी ये है कि फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाए, और तब जाकर के उन फैट के छोटे मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइपेज आकर के क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और फर्दर जो है उनको डाइजेस्ट करेगा, है कि नहीं। तो तोड़ना ज़रूरी है। तो फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये देखो, ये फैट के बड़े बड़े, नहीं तो छोटे छोटे बन गए। ठीक है, तो ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन ये करेगा कौन, तो लिवर क्या करता है, अपना एक जूस निकालता है जिसको अपन बोलते हैं बाइल जूस, या सिंपल बाइल भी बोल सकते हैं। उसमें होते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स? नहीं, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं बाइल पिगमेंट्स और एक होते हैं बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, पिगमेंट्स का नाम तुम मत याद रखो, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर को जाकर के तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन से बाइल पिगमेंट्स की बात कर रही हूँ। अरे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है, उसका काम अभी नहीं है, हमें मतलब होता है बाइल सॉल्ट से। वो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं बेटा, यही काम करते हैं, इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, लिवर बाइल जूस बनाता है और बना करके वो क्या करता है, अपनी ताईजी को, मतलब कि अपने गॉल ब्लैडर को दे देता है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, तो गॉल ब्लैडर उस बाइल को अपने अंदर स्टोर करेगा और उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा, और जब रिलीज करने की बारी आएगी बेटा, तो बाइल कहाँ से रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर से ही रिलीज हो। समझ में, तो बनाया बाइल किसने है, लिवर ने ही बनाया है, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। और जब रिलीज करने की बारी आती है तो बेटा गॉल ब्लैडर ही क्या करेगा, उस बाइल को रिलीज कर देगा। फिर वो बाइल कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर क्या होना है, फैट्स का डाइजेशन होना है। बेटा ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना कि हर तरह के जो डाइजेस्टिव जूस है, जो एंजाइम है, वो अल्टीमेटली कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अल्टीमेटली क्या होने वाला है,
खाने का कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है, तो इसके लिए जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनको कहाँ आना पड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आना पड़ता है। तो पैनक्रियाज जो बनाती हैं पैनक्रियाटिक जूस, वो भी अल्टीमेटली कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आता है। तो लिवर का जो बाइल है बेटा, वो भी कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा, ठीक है। और इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो जूस निकालते हैं वो तो आएगा ही आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, वो तो बट ऑब्वियस है। एनीवेज, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं बाइल जूस में, वही क्या करते हैं, मतलब वो बाइल जो है बेटा कहाँ आ गया? गॉल ब्लैडर से निकल करके आप बोल सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या है? ये पड़े हुए हैं बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स। तो जैसे ही बाइल सॉल्ट आए, मतलब जैसे ही बाइल आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल की जो बाइल सॉल्ट्स थे उन्हें देखा कि अरे यहाँ पर तो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स पड़े हुए हैं, चलो आओ इनको उठा करके हम तोड़ देते हैं और किसमें? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ बेटा? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो गए स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। इसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब जहाँ स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, अब जो लाइपेज एंजाइम है वो चैन की राहत लेगा, मतलब वो तो बेहोश हो गया था, ठीक है। तो अब वो उठेगा कि चलो अब सब ठीक है, ठीक है। फैट के जो ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अब हमको दिखना शुरू हो गए, तो एक काम करते हैं, इन्हीं को जो है बेटा जा करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अब इन स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होगा? लाइपेज एंजाइम आकर के एक्शन करेगा, लाइपेज एंजाइम आकर के एक्शन करेगा और इनको तोड़ देगा, या इनको अल्टीमेटली क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले डाइजेशन के पहले इमल्सिफिकेशन जरूरी है बेटा। जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि लाइपेज तो बेटा बेहोश होकर गिर जाएगा ना, कि बाप रे इतने बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स, हाय मैं क्या करूं, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ, वही सही रहेगा मेरे लिए। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसको देखेंगे बेटा फैट के, तभी वो उनको डाइजेस्ट कर पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। आफ्टर दैट या फॉलोड बाय ये फैट्स का डाइजेशन, ठीक है। चल बस यही अपने शब्दों में लिख देना, और क्या। डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको पता है, ये कौन सी नई बात है। बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लिवर poured into the intestine along with pancreatic juice. The bile salts present in the bile juice emulsify the large globules of the fats. Therefore, emulsification of large globules break down into fine molecules to provide larger surface area to act upon by the enzymes. Lipase enzyme present in the pancreatic juice cause breakdown of emulsified fats. Lipase enzyme is in intestinal juice converts फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो बेसिकली देखो, लाइपेज एंजाइम जो होता है बेटा, वो दोनों में ही होता है, पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है और इसमें भी होता है ना। तो मिल करके क्या होगा? लाइपेज अल्टीमेटली करेगा क्या? इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट कर देगा, किसमें? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो एंड प्रोडक्ट्स क्या बने हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये लिखना नहीं भूलना है, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो, सबसे पहली बार जब बच्चा ये सवाल पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है कि क्या सलाइवा का रोल पूछा है, चलो चलो फटाफट क्या करते हैं, सलाइवा के सारे रोल लिखना शुरू कर देते हैं। कि सलाइवा में जो है एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, ये भी होता है, खाने को मॉइस्ट करेगा, दांतों को क्लीन करेगा, ये करेगा, है ना, वो सब लिखना अपन शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सलाइवा का क्या रोल होता है फूड के डाइजेशन में, तुमको ये लिखना है। तो फूड के डाइजेशन में आप बोल सकते हो कि भैया सलाइवा के पास जो है एंजाइम होता है, कौन सा? डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करेगा, जो हमारा खाना होता है ना, जिसमें कार्ब्स होते हैं, उनका डाइजेशन वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। तो जो अपन को बोलते हैं ना कि भाई खाना जो है एकदम प्रॉपर्ली च्यू करके खाना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने लंबे समय तक खाना आपकी बकल कैविटी में रहेगा, उस खाने में जो कार्ब्स का जो डाइजेशन है ना बेटा, शुरू तो हो ही चुका है बकल कैविटी में, क्योंकि सलाइवा, भाई सलाइवा क्या होता है, बकल कैविटी में ही रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो जितने लंबे समय तक खाना आपकी बकल कैविटी में रहेगा, उतने अच्छे तरीके से कार्ब्स का जो डाइजेशन है, जो शुरू तो हो ही चुका है, वो प्रॉपरली हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो कार्ब्स है बेटा वो यहीं के यहीं डाइजेस्ट हो जाएंगे, नहीं। 30% ऑफ स्टार्च जो हमारे खाने में होता है वो बकल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी किसमें?
डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है, मतलब माल्टोज में कन्वर्ट होता है। बाकी का जो 70% स्टार्च है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जा करके डाइजेस्ट होगा, और जो 30% स्टार्च भी डाइजेस्ट हुआ है बकल कैविटी में, है ना, 30% स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें, माल्टोज में। वो माल्टोज भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाकर के कहाँ टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टूटेगा। तो अल्टीमेट जो डाइजेशन है बेटा वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, लेकिन हाँ कार्ब्स का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। कैसे, तो सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करेगा, हमारे खाने में जो 30% स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट कर देगा। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम किसमें, माल्टोज में। बाकी 70% कहाँ होगा डाइजेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो माल्टोज बना है ये भी ग्लूकोज में कहाँ जाके टूटेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही टूटेगा। ठीक है, ये रोल होता है सलाइवा का कहाँ, खाने के डाइजेशन में। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि सलाइवा, इसको लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो कि हाँ भाई सलाइवा जो है फूड को मॉइस्ट करने का भी काम करता है ना। मान लो कि कभी अपन जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी में खा रहे हैं और खाना निगलते जा रहे हैं मतलब ठीक से चबा नहीं रहे हैं, च्यू नहीं कर रहे हैं, है ना। लंबे टाइम के लिए खाने को अपन बकल कैविटी में नहीं रख रहे हैं, उसको अपन क्या करें, जल्दी जल्दी स्वॉलो कर रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद जो है बेटा यहाँ पर कुछ अटकने लगेगा, गड़ने लगेगा, फिर क्या होता है, हमें पानी पीना पड़ता है ना, ऐसे अपन करते हैं कि कुछ सफोकेट हो रहा है ना, खाना नीचे नहीं घुस रहा है। क्यों नहीं घुस रहा, क्योंकि बेटा खाने को अपन जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बकल कैविटी में लंबे समय तक के लिए रख ही नहीं रहे हैं, तुरंत क्या कर रहे हैं, उसको स्वॉलो कर ले रहे हैं। तो अगर आपका खाना लंबे समय तक बकल कैविटी में नहीं रहेगा तो बकल कैविटी में जल्दी मतलब देर तक ना रहने से क्या होता है ना कि खाने की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है सलाइवा के साथ, और अगर खाने की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई सलाइवा के साथ तो खाना उतना मॉइस्ट नहीं हो पाता, गीला नहीं हो पाता, स्मूथ और सॉफ्ट नहीं हो पाता, तो उसको निगलने में, स्वॉलो करने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ पहले तो आपको ये लिखना होगा। सेकेंड फंक्शन आप भले ही लिख सकते हो कि इट कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चन्स द फूड दैट हेल्प्स इन चूइंग इन ब्रेकिंग डाउन द बिग पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर वंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। भाई नेसेसरी कंडीशंस, यार ये जो सवाल है ना ये मतलब बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया और एनसीईआरटी तो देखो ये बार बार पूछ रही है। क्यों, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक सवाल ऐसा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या असेंशियल कंडीशंस होती हैं। अभी एमसीक्यू में भी हमने देखा और ये यहाँ पर फिर से आ गया। तो भाई बता दो कि फॉर द प्रोसेस या फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है और केमिकल एनर्जी भी हो सकती है ना। केमिकल एनर्जी बेटा कहाँ से मिलेगी, केमिकल कंपाउंड से मिल जाएगी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सोर्स क्या होगा, सनलाइट या सन। ठीक, उसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट भी लिख लेना, वो भी तो चाहिए ही होता है ना। और कुछ चाहिए क्या, नहीं, बस इतने से काम हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, देखो सवाल में ये भी बोला गया है। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे बेटा, ऑक्सीजन और वाटर। भाई फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाती है और साथ में पानी भी बनता है। तो बस यहाँ पर यही लिखना है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लिविंग सेल्स, सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रीन प्लांट्स और सेल्स ऑफ द प्लांट, सनलाइट चाहिए है, सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और साथ में आप पानी भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखोगे तो भी ठीक है, ऑक्सीजन प्लस पानी लिख दिया तो वो भी ठीक होगा, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में पानी भी आखिरी में थोड़ा सा बनता ही है। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा अपन ने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा ना, अरे पढ़ा क्या, अभी तो तुमको मैंने रिवाइज करवाया ना, वही ग्लूकोज और पायरुवेट और ऑक्सीजन वाली कहानी
कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेसेस हुई हैं हमारी बॉडी में वो क्यों ही हैं, ताकि बॉडी सेल्स के लेवल पर जाकर के ग्लूकोज और क्या ऑक्सीजन पोषण पा खेलें क्या, नहीं। सोच समझ करके न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए, इनफैक्ट अपना बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है अपना, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए है। तो हमारी बॉडी में कुल मिलाकर के एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। उस एनर्जी को बनाने के लिए सेल्स के लेवल पर ग्लूकोज और आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। फिर इसके आगे क्या होता है, वही ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर ऑक्सीजन भी आती है। ऑक्सीजन गुस्से में होती है, एकदम बनाई हुई होती है, तो वो क्या करती है, उसके सामने जो आता रास्ते में उसको काट देती है। मतलब कि पायरुवेट के दोनों मॉलिक्यूल्स आए तो ऑक्सीजन ने उठा करके उन्हीं को तोड़ डाला, क्या बन गया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और निकली ढेर सारी एनर्जी। तो बेटा ये जो प्रक्रिया है ना, इसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा, ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एरोबिक वाली। और जब ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन हो ही ना, ठीक है, या तो ऑक्सीजन की कमी हो या फिर ऑक्सीजन हो ही ना, तो उस समय जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी बेटा, उसको अपन कौन सी वाली बोलेंगे, एनारोबिक वाली बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको दोनों के ही बीच में क्या करने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही बन जाता है कि एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि दोनों में प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। यदि हम बात करें एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो बेटा प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, है यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, देखो कहाँ गए, अरे अरे, ये देखो यहाँ पर जब हुई थी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। एनारोबिक में कुछ अलग बन जाता है, कैसे अलग बनता है, या जैसे कि यदि ऑक्सीजन की कमी हो, है ना, जैसे कि हमारे जो मसल सेल्स होते हैं जब हम कोई विगरस एक्सरसाइज करते हैं बेटा, है ना, देखो मस्कुलर क्रैम्प्स के ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल बन चुके हैं कि सपोज एक एथलीट है या कोई है इंसान जो किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में जो है ना इन्वॉल्व्ड है, तो अचानक से क्या हुआ, उसके हाथ पांव दुख रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं। तो एक्चुअली होता है क्या कि जब भी अपन किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, तो उस समय हमारे बॉडी में एनर्जी की डिमांड और बढ़ जाती है। वैसे ही बॉडी में एनर्जी की डिमांड कम नहीं होती है, और अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड है वो और भी कई गुना बढ़ जाती हो। और उस बढ़ी हुई एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं, मतलब हाथ पाँव के जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो एकदम पगला जाते हैं। ये जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि भैया बॉडी में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उस ज़्यादा एनर्जी को फुलफिल करने के लिए अब हमको ज़्यादा क्या करना होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करना होगा। क्योंकि बेटा बॉडी में एनर्जी बनती कैसे है, बॉडी में एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन से ही तो बनती है ना। तो जो हाथ पाँव की जो मसल के जो सेल्स हैं वो बोलेंगे कि भैया अब तो हमें दबा के करना होगा क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। और दबा के करने के लिए हमको क्या चाहिए है, ज़्यादा सामान चाहिए, मतलब हमको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए है। तो ग्लूकोज तो जो अपन खाना खाते हैं बेटा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करना होता है ना, तो कुछ खा के करना चाहिए। खाली पेट करेंगे एक्सरसाइज तो
जल्दी थक जाएंगे, है ना, क्योंकि ग्लूकोज मिलेगा नहीं मसल के सेल्स को, तो मतलब ज़्यादा ग्लूकोज नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो एनर्जी भी कम बनेगी, तो आप आधे घंटे एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद में थक जाओगे, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्री वर्कआउट मील जो है वो लेना चाहिए। एनीवेज, तो होता क्या है कि चलो ग्लूकोज तो किसी तरीके से क्या होता है, मसल सेल्स को मिल जाता है, लेकिन फिर बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम बोलते हैं किसको, लंग्स को, कि अरे लंग्स क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना इनहेल करो, क्योंकि मसल सेल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी बनानी है, उसके लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। हमारे लंग्स को आप मतलब कभी अगर आपने कभी करी हो एक्सरसाइज, ठीक है, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है, अपन ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स को, स्केलेटल मसल सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तो ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करने के चक्कर में क्या करते हैं, हमारा अपना ब्रीदिंग रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ऑक्सीजन पहुंचती है मसल सेल्स को, लेकिन मसल सेल्स बोलते हैं कि अरे भैया ये भी कम है। तो लंग्स बोलते हैं कि भैया माफ़ करो, है हम इससे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ा सकते हैं इंसान के शरीर का, जितना हो सकता था उतना कर दिया, जितनी ऑक्सीजन हो सकती थी तुमको पहुंचा दी, अब तुमको नहीं मिल रही है सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो हमें मत बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ क्या, कि मसल सेल्स में कहीं ना कहीं बेटा ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन नहीं है, ये मत बोलना कि मैम मसल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, नहीं, ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन कमी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो मसल सेल्स हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, ठीक है, अब है तो ऑक्सीजन की कमी, तो उस कमी में ही क्या करते हैं, काम चलाते हैं। कैसे काम चलाते हैं, तो वही ग्लूकोज का जो कन्वर्जन इनटू पायरुवेट वो तो होता ही होता है, लेकिन अब पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, या इनकम्प्लीट आप बोल सकते हो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन जो है कर देते हैं पायरुवेट का, किसमें, लैक्टिक एसिड में, और उसमें भी निकलती है क्या, एनर्जी। तो यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है बेटा, लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, फिर मसल्स में इकट्ठा जाता है, और फिर क्या होता है, हाथ पांव दुखते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये होता है बेटा कि मसल सेल्स बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन की तो कमी है, अब कमी है तो जो है सो है, काम तो करना पड़ेगा। तो उस ऑक्सीजन की कमी के चलते क्या होता है, मसल सेल्स बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अब ये जो ग्लूकोज आया है हमारे अंदर, इसको अपन पायरुवेट में तो तोड़ ही देते हैं, लेकिन अब इस पायरुवेट को, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो इस पायरुवेट को कंप्लीटली नहीं तोड़ेंगे, इसको इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करवाएंगे। तो उस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट से अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। फिर यदि हम बात करें किसकी, ईस्ट की, ईस्ट, ईस्ट क्या है बेटा, फंगस है ना, यूनिसेलुलर फंगस है। तो ईस्ट में क्या होता है, उसके सेल तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। ईस्ट का जो सेल होता है ना बेटा, उस तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, मतलब ईस्ट में जो भी कुछ होगा ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होगा। तो ईस्ट के सेल में कहाँ, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंचता है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, पायरुवेट में। और क्योंकि अब वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या होगा, पायरुवेट का फिर से वही इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो गया या पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या बनेगा, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि यदि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि ऑक्सीजन है यहाँ पर एरोबिक में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, और एनारोबिक में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, हाँ लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसे कि ईस्ट सेल में, तो फिर तो पायरुवेट का वही इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, और क्या बनेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एनर्जी बनेगी क्या, हाँ एनर्जी तो बनेगी, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, लेकिन डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा बनती है, ठीक है, एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा बनेगी, एनर्जी यहाँ पर जो बनेगी बेटा वो ज़्यादा होगी, इज मोर, और एनारोबिक में कम बनेगी, ठीक है, एनारोबिक में क्या होगा, कम बनेगी।
लेस एनर्जी। ऐसा नहीं कि बनेगी नहीं, बनेगी लेकिन कम बनेगी, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से लिख दूं क्या, सही रहेगा। एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर वो ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। एक और डिफरेंस हम बोल सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। वो जो पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है ना, आप या चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन है वो कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन सब कुछ कहाँ होता है बेटा, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि लोकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में जाना ही नहीं है, जो भी हो रहा है ना वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस जो है बेटा ये आपको पता होने चाहिए। अब कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है वो भी लिख सकते हो। तो हमारे बॉडी सेल्स में जनरली क्या होता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन ही होता है। एनारोबिक कब होगा, कहाँ होगा, तो आप ईस्ट लिख सकते हो, है ना। स्केलेटल मसल सेल्स लिख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। आ जाओ। Some organisms which use anaerobic respiration are yeast, bacteria, etc. और ये देखो इनके मेरे डिफरेंसेस हो गए हैं। It takes place in the presence of oxygen, यहाँ पर नहीं होगी ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ही होगी ऑक्सीजन की। यहाँ पर खाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है बेटा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट या पार्शल ऑक्सीडेशन होता है। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी बनते हैं। यहाँ पर वेरी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन एंटायरली एब्सेंट ही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ज़्यादा एनर्जी बनेगी, यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस एनर्जी बनेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आप सबको पता है बेटा कि हमारे लंग्स में क्या होता है बेटा, एल्वेलाई होते हैं, ढेर सारे होते हैं। इन्हीं एल्वेलाई के लेवल पर ब्लड और एयर के बीच में, या हाँ आप बोल सकते हो कि ब्लड और एल्वेलाई के लेवल पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। एक्चुअली होता ये है, देखो ये है अपने दोनों फेफड़े, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ से आया ट्रैकिया, यहाँ से आया ट्रैकिया, और ये डिवाइड कर गया दो ट्यूब्स में लाइक दिस, ठीक है। तो ये है ट्रैकिया और ये आगे जाकर के क्या हुआ बेटा, कुछ इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो गया दो ट्यूब्स में। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं या प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। प्लूरल होता है ब्रोंकाई, सिंगुलर होता है ब्रोंकस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। अब हर एक प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होगा बेटा, हर एक प्राइमरी ब्रोंकस क्या होगा, एक एक लंग में एंटर कर जाएगा। ये वाला जाएगा यहाँ, ये वाला जाएगा यहाँ। अब सपोज जो ये वाला ब्रोंकस है, ये जो इस लंग में जाकर के होगा ना, ये मैं इसकी कहानी तुमको बता रही हूँ, सेम कहानी इसकी भी होगी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है बेटा, ये अंदर आएगा, अंदर आएगा, और अंदर आकर के प्राइमरी ब्रोंकस जो है अंदर आएगा और अंदर आकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड करने लग जाएगा, जिनको अपन बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई, देखो ये दोनों बन गए सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, जिनको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। ये देखो ये बन गए टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई मैं लिख भी देती हूँ, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये है टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। जो टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं बेटा, ये आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड करने लग जाते हैं, और उन और भी पतली ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड कर जाएंगे, इनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड करने लग जाएंगे और अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये देखो ये बन गया आपका सपोज एक टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर
बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बेटा एंड पर बहुत सारी ऐसी पतली पतली सी ट्यूब्स या डक्ट आप बोल सकते हो, ऐसी जुड़ी रहती हैं, ये देखो। और इन डक्ट्स के दूसरे एंड पर क्या होता है, दूसरे एंड पर लगे होते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए, बने सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बने टर्शरी ब्रोंकाई, फिर बने ब्रोंकियोल्स, फिर क्या बन गए टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के एंड पर छोटी छोटी सी डक्ट्स लगी होती हैं, और उन डक्ट्स के दूसरे एंड पर क्या लगे होते हैं, ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। और जो डक्ट्स होती हैं बेटा, इनको अपन क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी नहीं बोलती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इनको अपन बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। और ये क्या है, ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। तो अब ये जो एल्वियोलाई बने हैं बेटा, ठीक है, ये जो यहाँ पर एल्वियोलाई बने हैं लाइक दिस, इनके पास एक बढ़िया सा नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। और इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अब होता क्या है, नहीं मुझे यहां तक बनाना चाहिए, चलो। अब सपोज ये जो कैपिलरी है, ये ब्लड लेकर के आई है, ठीक है। ये कैपिलरी जो है ना, इस एल्वियोलस तक, सिंगुलर क्या होता है एल्वियोलस, प्लूरल क्या होता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी है बेटा, ये इस एल्वियोलस तक ये ब्लड लेकर के आई है। अब इस ब्लड में बहुत प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, एयर इनहेल करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो तुमको पता है ना, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अपन पढ़ चुके हैं। तो एयर अब अपन ने क्या करा, अल्टीमेटली इनहेल करी। वो एयर कहाँ गई, एयर अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू नेजल पैसेज में गई, नेजल पैसेज से कहाँ गई, आप बोल सकते हो कि फेरिंग्स में, फेरिंग से कहाँ आ गई, ट्रेकिया में आ गई, ट्रेकिया से वो एयर कहाँ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, वो अल्टीमेटली लंग्स के अंदर आ जाएगी, लंग्स के अंदर वो कहाँ जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई से कहाँ टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर कहाँ ब्रोंक्यूल्स में, फिर कहाँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, और अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगी वो एयर एल्वियोलर डक्ट्स के थ्रू एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गई है, यहाँ पर आ गई है एयर, ठीक है बेटा, यहाँ पर आ गई है एयर। अब देखो इस एयर की अच्छी बात क्या है, जो एल्वियोलाई के अंदर आई है, कि इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो बोलेगी कि अरे अरे अरे, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सामने कैपिलरी के ब्लड में मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मुझे अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना चाहिए। तो एल्वियोलर एयर में या एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन थी बेटा, वो डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गई है, कैपिलरी के ब्लड में आ गई है। वहीं ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बोलेगी कि ओहो हो, मैं तो जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सामने मेरा कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या कि कैपिलरी के ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा, वो डिफ्यूज होकर के कहाँ आ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगी। तो क्या हुआ, ब्लड की जो दो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई ना, यानी कि अब ब्लड में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड बढ़ चुका है, ठीक है। ब्लड में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो गया। तो यहाँ पे लिख दो, ऑक्सीजन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, यानी कि ब्लड क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यही तो हम चाहते थे। तो सवाल क्या है कि हाउ आर एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस एक्सचेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे डिजाइन होती है। तो आप लिख सकते हो पहली चीज़ क्या कि देखो गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब ये किस तरीके से डिजाइन होंगी कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज मैक्सिमम हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर दो चीज़ें कि जो एल्वियोलाई होती हैं इनके पास एक बढ़िया सा नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। उसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। बेटा ये गैसेस एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब एल्वियोलाई की दीवार और ब्लड कैपिलरी की दीवार एकदम पतली होगी। ब्लड कैपिलरी की दीवार पतली होती है ना, सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है, सबको पता है। तो कैपिलरी की दीवार बहुत पतली होती है। सिर्फ इसकी दीवार पतली होने से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं बेटा, उनको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आना है ना, लाइक दैट। तो इसीलिए एल्वियोलाई की दीवार भी एकदम पतली होनी चाहिए। तो ना सिर्फ कैपिलरी की वॉल बनी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बेटा, एल्वियोलाई की भी वॉल जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के ही सिंगल लेयर के सेल्स की बनी होती है, समझे। तो ये दो चीज़ें हैं जो एल्वियोलाई को इतना पोटेंशियल उसमें डाल देती हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। So alveoli are thin-walled and richly supplied with a network of blood vessels to facilitate the exchange of gases between blood and the air filled in alveoli. Alveoli have balloon-like structures और इसके कारण भी क्या होता है ना कि maximum surface area मिल जाता है gaseous exchange के लिए। तो ये दो points आपको लिखना बहुत ज़रूरी होंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our bodies? अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए बेटा, तो क्या उसके consequences आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि क्या नुकसान हो सकता है उससे। तो देखो वैसा है कि हीमोग्लोबिन का बॉडी में काम क्या होता है, तुमको मैंने ये चीज़ पढ़ा चुकी है कि देखो, अब यहाँ देखो किस तरीके से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुआ। अल्टीमेटली हुआ क्या कि एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज का जो ब्लड है बेटा उसमें आ जाती है ऑक्सीजन। अब देखो ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, अब ब्लड को ही क्या करना है, ब्लड को ही इस ऑक्सीजन को बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उन तक पहुंचाना है। पर कैसे पहुंचाया जाएगा, ऑक्सीजन बोलती है कि देखो ऐसा है कि मैं एल्वियोलाई से निकल करके ब्लड में कैसे आई थी, एल्वियोलाई की एयर से बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे आती है, डिफ्यूजन के थ्रू ना। तो जब ब्लड में आ जाती है ऑक्सीजन तो वो बोलती है कि देखो ऐसा है कि एल्वियोलाई से निकल करके मैं ब्लड में कैसे आई थी, डिफ्यूजन के थ्रू आई थी। तो एक काम करते हैं, मैं अभी भी डिफ्यूजन के थ्रू ही पूरी बॉडी में जो है फ्लो करके हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाऊंगी, मुझे जो ना ज़्यादा मतलब दिक्कत की बात नहीं है मेरे साथ। तो हम बोलेंगे कि बेटा ऑक्सीजन तुम इतनी क्या बोलते हैं, तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक ये खुद बात बोलती है कि अगर ऑक्सीजन के का एक मॉलिक्यूल जो है अगर उसको लंग्स से टो तक पहुंचना है डिफ्यूजन के थ्रू तो 3 साल लग जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन है उसको हम बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि जो तुम्हारा डिफ्यूजन है ना वो बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ और अपनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं उनमें जो होता है पिगमेंट हीमोग्लोबिन, वो बोलता है कि अरे यार मैं काम करता हूँ, वैसे भी जो है मुझे ऑक्सीजन से प्यार है, तो मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसको फटाफट क्या करता हूँ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके हर एक बॉडी सेल तक डिलीवर करवा देता हूँ। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही आप बोल सकते हो कि प्रॉपर रेट पर पूरी बॉडी में फ्लो करता है और हर एक बॉडी सेल तक जैसे ही वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो वो कंपाउंड टूटता है, क्योंकि वो टेम्परेरी था तो वो टूट गया और ऑक्सीजन हो जाती है फ्री, और इसके बाद में वो ऑक्सीजन बॉडी सेल को डिलीवर कर दी जाती है। तो हीमोग्लोबिन का ये काम होता है कि वो बॉडी में या डिफरेंट बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये काम होता है ऑक्सीजन का। मतलब ये समझ लो कि ऑक्सीजन क्या है, तुम्हारी स्कूल बस है। तुम्हारी स्कूल बस क्या करती है, तुम्हें जो है घर से स्कूल तक लेकर के आती है ना। तुम्हारी बस क्या करती है, स्कूल बस तुम्हें घर से स्कूल तक छोड़ के आती है और स्कूल से वापस घर तक लेकर के आती है, ये करती है तुम्हारी स्कूल बस। मान लो कि अगर किसी दिन स्कूल बसेस ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, अब हम वो बैठे हैं अनशन पे बैठे हैं, हम स्ट्राइक पर बैठे हैं, अब जो है ना आज हम नहीं चलाएंगे बस, जो ड्राइवर्स हैं ना उन्हें स्ट्राइक कर दी, तो क्या होगा, बस चलना बंद हो जाएंगी। और अगर बस चलना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, अरे तुम्हारी तो मौज हो जाएगी, तुम बोलोगे मम्मी मम्मी आज तो स्कूल बस नहीं आएगी, ड्राइवर अंकल स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हारे आने जाने में, स्कूल आने जाने में बेटा दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन के साथ भी तो यही है, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन क्या है, एक बस ड्राइवर की तरह ही है, एक बस की तरह ही है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, पकड़ करके ऑक्सीजन को हर एक सेल तक डिलीवर करके जा जाता है। अब अगर बेटा बस चलनी ही बंद हो गई या बसेस की यदि कमी हो गई है ना, अगर बसेस की कमी हो गई तो तुम्हारे स्कूल आने जाने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर भी अगर बेटा हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों वो सफ़र करेगा।
ऑक्सीजन तो वैसे भी पगली थी, वो बोल रही थी कि भैया मैं क्या करूंगी, डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में ना फ्लो करूंगी, लेकिन डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, काम नहीं बनता। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन ने क्या करा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके उसको डिलीवर करने का काम किया था, उसके ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की ही कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है बेटा वो सफ़र करेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस. As a result, the production of energy by oxidation will become slower. Therefore, one would fall sick and would feel fatigue most of the time. देखो हीमोग्लोबिन की जब बॉडी में कमी होती है ना बेटा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया. क्या बोलते हैं, एनीमिया. अगर तुम कभी किसी एनीमिक पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, है ना, जैसे कि हो जाता है कभी कभी कुछ रीजंस से हीमोग्लोबिन कम बॉडी में, तो एनीमिक होते हैं कुछ लोग, ठीक है. कई बार तो ऐसा होता है कि लोग एनीमिक होते हैं बट एज सच वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो एनीमिक है, उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है ज़िंदगी में वो तो सबके साथ होता है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अरे बाल झड़ रहे हैं ना, तो एनीमिक पर्सन बोलेगा कि हाँ मेरे भी बाल झड़ रहे हैं. उसको वो रियलाइज़ ही नहीं है कि एनीमिक पर्सन को कि उसके बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, लाइक दैट, ठीक है. या मैं बोलूँ कि अरे आज तो बहुत ही थकान हो गई है, तो वो एनीमिक इंसान बोलेगा कि हाँ आज तो मुझे भी बहुत थकान हो गई है. उसको ये नहीं पता कि मुझे थकान इसलिए हुई है क्योंकि मैंने काम किया है आज बहुत ज़्यादा. एनीमिक पर्सन दिन भर पड़ा रहेगा घर पर, वो तब भी क्या करेगा, थकान फील करता रहेगा, मतलब वो फटीग फील करता है बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है. तो एनीमिक बेटा हो जाते हैं लोग, उनको पता भी नहीं चलता है, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो पूरे टाइम थकान फील करते हैं. हमेशा ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, फटीग फील कर रहे हैं, टायर्ड है. क्यों टायर्ड है बेटा, क्योंकि बॉडी सेल्स के पास उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है. तो यदि ऑक्सीजन की कमी होगी तो प्रॉपर एनर्जी बन नहीं पाएगी बॉडी सेल्स में, तो बॉडी में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनर्जी की कमी रहेगी. और क्योंकि बॉडी में एनर्जी की कमी रहेगी तो इंसान थका थका सा फील तो करेगा ना, कॉमन सेंस है. तो इसीलिए ये है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा, और एनर्जी बन नहीं पाएगी, और इंसान जो है ना हमेशा थका थका सा फील करेगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हार्ट से 2 बारी ब्लड गुजरे एक कंप्लीट साइकिल में, जब हार्ट से 2 बारी ब्लड गुजरे तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है. देखो होता क्या है, ये तो बहुत ही बेसिक सा है बेटा. ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये इसके 4 चेम्बर्स हो गए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है. अब होता क्या है, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, वो आता है हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है. पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, हार्ट के राइट एट्रियम में आया. किसके थ्रू आया, तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू. ये दोनों क्या हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आया है, ये वाला हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, है ना. राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, हार्ट का इस ब्लड को ये पंप कर देगा और पहुंचा देगा कहाँ, लंग्स के लेवल पर. ये ब्लड आ गया है लंग्स के लेवल पर. लंग्स के लेवल पर क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन होगा, है ना. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजनेशन हो गया है ब्लड का. यानी कि अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से कहाँ पहुँचेगा, वो दोबारा से पहुँचेगा हार्ट के पास, कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में. तो देखो ना, एक साइकिल में हार्ट के पास 2 बारी ब्लड आया कि नहीं आया. एक तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था हार्ट के राइट एट्रियम में, वहाँ से गया राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से क्या कहाँ गया, लंग्स के पास गया फॉर ऑक्सीजनेशन. फिर लंग्स के लेवल पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना बेटा, वो भी तो क्या हुआ, घूम करके वापस से हार्ट के पास ही आ गया ना. तो हार्ट के पास एक साइकिल में 2 बार ब्लड आया कि नहीं आया, एक बार ये वाला आया और एक बार ये वाला आया.
अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जाता है, वो भी अपन चलो लिख ही लेते हैं, किसके थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो लंग से कहाँ आएगा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। फिर एओर्टा के थ्रू क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो एक साइकिल में हार्ट में 2 बार ब्लड आया ना, एक बार ये वाला एक बार ये आया, तो बस हो गया डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो इन आवर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड ऑल्सो पम्प्ड आउट ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बारी ब्लड आता है हार्ट में, और 2 बारी क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप आउट किया जाता है। अब सवाल ये भी है कि ये ज़रूरी क्यों है। तो देखो ऐसा है कि अच्छा ये पूरा उन्होंने वही एक्सप्लेन करा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम, वहाँ से जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। इसके बाद में क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पहुँचेगा, दोबारा हार्ट के इस बार लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। इन दिस वे द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसकी नेसेसिटी क्या, मतलब ये क्यों ज़रूरी है। The right side of the heart and the left side of the human heart are useful to keep the deoxygenated and the oxygenated blood from mixing. माना कि एक साइकिल में हार्ट से 2 बारी ब्लड गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन देखो ना हार्ट के अलग अलग पार्ट में, यानी कि लेफ्ट पार्ट को अगर हम देखें तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट पार्ट में कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के ब्लड की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर तो मिक्सिंग हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड में कम हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई ब्लड में तो जो हमारे बॉडी सेल्स हैं जो बिल्कुल बैठे हुए हैं कि ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, उनका दिल टूट जाएगा। वो बोलेंगे कि हम तो इंतजार में बैठे थे कि थाली में क्या होगा, सिर्फ ढेर सारी ऑक्सीजन आएगी, थाली मतलब ब्लड में, है ना, कि प्लेट में जो है सिर्फ ऑक्सीजन आएगी, लेकिन हुआ क्या, प्लेट में ऑक्सीजन तो आई लेकिन कम आई, उसके साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, यानी कि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एनर्जी भी कम बनेगी, और कम एनर्जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भैया हम तो हाई एनर्जी डिमांड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें तो अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तक लगातार क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना। सो दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ensures a highly efficient supply of oxygen। तो ये जो हार्ट के लेफ्ट और राइट साइड में जो अलग अलग तरह का ब्लड आ रहा है ना, ये ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बनी रहे, जो कि ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिनको कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है इवन अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू आप सभी को पता है प्लांट बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताना है। देखो यहाँ है जाइलम, वहाँ है फ्लोएम। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बनते हैं ना बेटा, तो उनसे क्या होता है, रूट्स से जो पानी और जो मिनरल आयंस हैं वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वहीं जो फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, उनके थ्रू क्या होता है, प्लांट का जो खाना है, बोलो तो जो सुक्रोज है बेटा, उसका ट्रांसपोर्ट होता है ना, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इन जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू वेसल्स एंड ट्रैकीड्स विच आर डेड टिश्यूज। जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल्स बनते हैं बेटा, ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, वो किसके बनते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, जो कि एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं। वहीं फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल्स जिन सेल्स के बनते हैं, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स, वो लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन जाइलम upward movement of water and dissolved minerals is mainly achieved by transpiration pull. By transpiration pull, it is caused
ड्यू टू द सक्शन क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ। तो बेसिकली जाइलम कंडक्टिंग चैनल में बेटा वाटर एंड मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कैसे होता है, मेनली ट्रांसपिरेशनल पुल से ही होता है कि पानी जो है वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता रहता है। तो जो पानी निकलता है वो जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो पीछे पानी है उसको आगे की तरफ और ऊपर की तरफ खींचता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एक सक्शन क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन से, और उस सक्शन से क्या होता है, जाइलम कंडक्टिंग चैनल में जो वाटर कॉलम है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्या होगा, फ्लोएम में बेटा अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल होता है ना। प्रीवियस सेशन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि जो सीव ट्यूब सेल है उसके सेंट्रल वैक्यूल में सीव ट्यूब सेल ने क्या करा था, एनर्जी को खर्च करके लीफ के मीजोफिल सेल से ज़्यादा सुक्रोज जो है अपने सेंट्रल वैक्यूल में डाल लिया था। फिर क्या था, बगल वाले जाइलम में जो पानी था बेटा वो भी कहाँ आ गया था, सेंट्रल वैक्यूल में आ गया था। मतलब कि कुल मिलाकर के सीव ट्यूब सेल में बहुत सारा सुक्रोज और बहुत सारा पानी आ गया था, जिसके कारण वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया था। अब जो सैप है, मतलब कि जो सुक्रोज और जो पानी है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर में आता है, मतलब कि नीचे वाले सीव ट्यूब सेल में आ जाता है। और ऐसे ही मूव करते 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 अल्टीमेटली क्या होता है, जो सिंक है मतलब वो वाला सेल जिसको सुक्रोज चाहिए है वहाँ तक जो है ना सैप पहुँच जाता है। फिर वहाँ से क्या होगा, जो सुक्रोज है वो सीव ट्यूब सेल से कहाँ आ जाएगा, उस सिंक वाले सेल में आ जाएगा, और जो पानी जो आया था ना जाइलम से फ्लोएम में वो वापस जाइलम में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खेल किसका होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल जो कि एक सक्शन क्रिएट करता है। सो इन ट्रांसलोकेशन materials is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure that moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. जब तक सीव ट्यूब सेल एनर्जी खर्च ना करते बेटा तो क्या ज़्यादा सुक्रोज आ पाता उनके अंदर, नहीं आ पाता ना। अगर ज़्यादा सुक्रोज नहीं आता तो ज़्यादा पानी भी नहीं आता, और अगर ज़्यादा पानी नहीं आता तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर उस सेल में बढ़ नहीं पाता, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता नहीं तो जो सैप है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सेल में आता भी नहीं। मतलब सुक्रोज का आप बोल सकते हो कि मेनली जो ट्रांसपोर्ट है वो शुरू ही नहीं होता। तो एटीपी को खर्च करके एनर्जी इस्तेमाल, मतलब एटीपी को खर्च करते हैं, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और पूरा खेल किसका होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। मतलब एल्वियोलाई और नेफ्रॉन्स के बीच में यहाँ पर आपको डिफरेंसेस बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। आ जाओ, यहाँ पर है एल्वियोलाई और यहाँ पर है नेफ्रॉन्स। एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स, और नेफ्रॉन्स कहाँ काम करते हैं, किडनीज में। अ मैच्योर लंग हैज़ अबाउट 30 करोड़ एल्वियोलाई, और अगर हम बात करेंगे बेटा नेफ्रॉन्स की तो एक एक किडनी में 1-1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एल्वियोलाई प्रोवाइड अ वाइड सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज, है ना। नेफ्रॉन में क्या होता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ नेफ्रॉन इज नॉट मच मोर, क्योंकि जैसा अपन ने देखा है कि जो ग्लोमरुलस होता है बेटा वो भी क्या है, कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, बोमेंस कैप्सूल, उसके अलावा पीसीटी डीसीटी। तो ये पीसीटी और डीसीटी क्या होती है बेटा, कॉइल्ड ट्यूब्यूलर पार्ट होता है ना। तो देखा जाए तो एल्वियोलाई का जो सरफेस है वो ज़्यादा होता है फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज। इनका सरफेस एरिया कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है। The exchange of carbon dioxide and oxygen takes place through the network of capillaries in the alveoli. The Bowman's capsule in the nephron regulates the concentration of water and salts. That's it. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज ये समझ लो कि ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे अपना न्यू चैप्टर, और वो न्यू चैप्टर होगा फिजिक्स का। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं पर आज कहानी ख़त्म होती है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की, और अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।